नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। और बिहार की तमाम अपडेट खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज बिहार के 3 बड़ी खबरों की बातचीत करेंगे हम। इसमें सीमांचल में घुसपैठ की खबर होगी, क्योंकि जिस तेजी से इन इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है और घुसपैठ की आशंका को प्रबल कर दिया गया है। वही बात शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े का भी करेंगे, क्योंकि 632 अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे गुरुजी बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अब इन 632 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई। आज एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। रेप केस में फंसे प्रिंस पासवान ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाकर अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इन 3 खबरों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले पटना से आई एक बड़ी खबर को भी जान लेते हैं, जहां कल स्वर्ण व्यवसायी से दिन दहाड़े हुई लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी में बुधवार को दिन दहाड़े हुई डकैती का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी एक जगह इकट्ठा हुए हैं और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। दरअसल अपराधी जिस बाइक पर सवार हैं उसके नंबर के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। हालांकि दुकान के अंदर डकैती का सारा सीसीटीवी फुटेज अपराधी अपने साथ लेते गए थे, जिसमें अपराधियों की पहचान में पुलिस को थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी दिन दहाड़े बंधक बनाकर हुई लूटपाट का खुलासा हो जाएगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। तो दिन दहाड़े पटना में लूटपाट हुई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि डीवीआर जो दुकान के अंदर का था उसे लूटपाट करने वाले अपराधी अपने साथ ले गए, लेकिन दुकान के बाहर जिस गाड़ी से अपराधी पहुंचे थे बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर उनकी शिनाख्त, अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है। और अब उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द इन अपराधियों तक पहुंचेगी और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। और पटना से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। भोजपुर के पूर्व एसपी हैं राकेश दुबे। आईपीएस राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। झारखंड के 2 ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। बालू माफियाओं से साठगांठ का आरोप उन पर लगा था और कल दर्ज हुआ था ऐसे अधिक संपत्ति का मामला। तो भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ बिहार सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी से जोड़कर इस कड़ी को भी देखा जा रहा है। राकेश दुबे जो आरा के एसपी थे, उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। झारखंड में भी 2 ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है और बालू माफियाओं से साठगांठ का उन पर गंभीर आरोप लगा हुआ था और कल ही आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हुआ है। राकेश दुबे पर गंभीर आरोप लगे थे, उनको सस्पेंड किया गया था। अब कार्रवाई की जा रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। भोजपुर के पूर्व एसपी हैं राकेश दुबे, आईपीएस हैं और उनके 4 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इनमें से 4 में से 2 ठिकाने झारखंड में हैं, वहां भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। बालू माफियाओं से साठगांठ का उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। सीमांचल में घुसपैठ को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने घुसपैठ को लेकर एक बड़ा दावा किया है। साथ ही घुसपैठियों पर कार्रवाई का इशारा भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंत्री के दावे को जेडीयू के ही एक एमएलसी ने खारिज कर दिया है। बिहार के सीमांचल में घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी। बिहार के सीमांचल इलाके में लगातार घुसपैठ हो रहा है, जो देश के लिए खतरा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ये बात बड़ी ही बेबाकी से कही है। बांग्लादेश हो या फिर दूसरे जगहों से आने वाले घुसपैठिए लगातार सीमांचल के इलाके में अवैध तरीके से अपना ठिकाना बना रहे हैं। इनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहाँ पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय उनको लगता है कि ज़मीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो लाख करोड़ रुपया हमको मिल जाएगा। इस लाभ में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है। वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में सामाजिक तत्व पैदा होंगे
और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा काम। सरकार के द्वारा भूदान की जमीन हो, चाहे वो लाल पर्चे के जमीन हो, चाहे बास्केट पर्चे का जमीन हो, चाहे मठ की जमीन हो, ऐसे जमीनों पर उन दलालों का निगाह है, जिसको लेकर के एक फर्जी तरीके से बना के कागज बना करके वैसे बाहरी घुसपैठियों को दिया जा रहा है। घुसपैठी को बहुत सारे से मतलब नहीं है, वो ज़मीन का बहुत मायने नहीं समझते हैं, वो खरीद लेते हैं ऊंचे दाम पर और वहाँ पर बड़े बड़े हॉट मार्केट बाजार और संस्था बना करके उसके तहत वो रैकेट चलाने का काम करते हैं। इसको जानकारी मुझे मिली है। मेरी पार्टी और मेरा सरकार दोनों इस पर पहले पकड़ाएंगे, जब जांच चलेगा तो डरेंगे, आना बंद करेंगे। वैसे दलाल जो फर्जरी करने वाले लोग हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम। ज्यादातर लोग कहाँ के हैं, क्या बांग्लादेश के हैं या फिर अन्य जगह? जब मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा तो मैं तो बता दूंगा। रैकेट में कौन लोग शामिल हैं? रैकेट में बिहार के लोग शामिल रहते हैं, बगल के दूसरे जिला के लोग शामिल रहते हैं, स्थानीय लोग शामिल रहते हैं। बिहार में घुसपैठ को लेकर मंत्री राम सूरत राय ने बड़ा दावा किया है, लेकिन जेडीयू उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। सख्त लहजे में जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम दावों को खारिज कर दिया। जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय किस धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा है, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति, केंद्र और राज्य की सरकार और दोनों एनडीए की सरकार और इस तरह की बातें, ये बड़ा। दरअसल बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में घुसपैठ को लेकर जिला प्रशासन ने लोगों से जन भागीदारी की अपील की है। डीएम ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में या गांव समाज में अगर अवैध घुसपैठिए या संदेहास्पद व्यक्तियों की सूचना मिलती है तो फौरन नजदीकी प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि प्रशासन उसकी जांच कर कार्रवाई कर सके। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने ये कवायद शुरू की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बयान दिया राम सूरत राय ने और इसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। अपनी ही उनके सहयोगी उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीमांचल में घुसपैठ की आशंका इतनी दमदार क्यों है, जरा यह भी समझते हैं। तो देखिए, 1961 से 2011 तक देश भर में 3.54% मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। 1961 से 2011 तक बिहार में 3.39% मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी। 1961 से 2011 तक देखिए किशनगंज में 15% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। जाहिर है इतनी तेजी से किशनगंज में मुस्लिम आबादी बढ़ी तो बाहर से आए मुसलमानों की वजह से बढ़ी और ये मुसलमान बांग्लादेश से यहां पहुंचे। और यही वजह है कि अब बिहार के मंत्री राम सूरत राय ये बयान दे रहे हैं। इधर राम सूरत राय के बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू नेता और खालिद एमएलसी जो है खालिद अनवर, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। राम सूरत राय से खालिद अनवर ने इस्तीफे की मांग तक कर दी है। खालिद अनवर ने कहा कि राम सूरत राय का बयान जो है बेबुनियाद है। दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए यह बयान मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, ये खालिद अनवर ने कहा है। देखिए, पहले रसूल बलियावी साहब को आपने सुना, उन्होंने भी इसका विरोध किया और अब देखिए राम सूरत राय के बयान पर खालिद अनवर ने आपत्ति जताई है। जेडीयू के एमएलसी उन्होंने कहा कि ये चुनाव है दूसरे राज्यों में, इसे लेकर यह बयान दिया जा रहा है और वो मंत्री जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री राम सूरत राय ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि बिहार में घुसपैठिए जो हैं वो घर कर रहे हैं और बाहर के पैसों से यहाँ पे संपत्ति बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। हमारे साथ जदयू नेता और एमएलसी खालिद अनवर हैं। जो राम सूरत राय ने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पे घुसपैठिए भर रहे हैं, बाहर के पैसों से यहाँ पे जमीनें तक वो खरीद रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, राम सूरत राय जी एक माननीय मंत्री हैं और नीतीश कुमार हमारी सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और माननीय नीतीश कुमार का साफ साफ स्टैंड कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं, बिहार में कोई बाहर से आके रहने वाला नहीं। अगर उनको उनके राय से डिफर करते हैं तो मेरे ख्याल से राम सूरत राय जी को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए
और इस तरह का बयान दे करके वो चाहते हैं समाज में तनाव पैदा करना, वो चाहते हैं समाज में नफरत पैदा करना, समाज में दीवारें खड़ी करना। तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है और हमारी सरकार, हमारे लीडर, हमारे मुखिया नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है कि ये बयान आ रहा है, आप कैसे देखते हैं? वो मजबूती से कह रहे हैं कि यहाँ पे संपत्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, घुसपैठिया भरा जा रहा है। उनका जो बयान है बेसलेस है, कोई बुनियाद नहीं है, एक पॉलिटिकल बयान है, कहीं पे पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए बयान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लोग चाहते हैं कि बिहार में लड़े, उनके बहुत सारे नेता इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में बैठ करके उत्तर प्रदेश को जीते, तो ये गलत बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बीजेपी नेता और मंत्री राम सूरत राय के घुसपैठ वाले बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। घुसपैठ के बयान पर बीजेपी और जेडीयू दोनों आमने सामने होने के बाद आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में घुसपैठ हो रहा है या नहीं, इसे लेकर सत्ता में शामिल दोनों दलों में ही तकरार है। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो घुसपैठ और आतंकवाद के मुद्दे बीजेपी छेड़ देती है। अब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यही वजह है कि बिहार में घुसपैठ जैसी बातें कही जा रही है। बीजेपी कह रही है कि घुसपैठी आ रहे हैं और जेडीयू कह रही है नहीं आ रहे हैं। आखिर सरकार में शामिल दोनों दलों के बातों में विरोधाभास क्यों है? इसका मतलब है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कोई ठोस नीति नहीं है। और घुसपैठी अगर आ रहे हैं तो बीजेपी सरकार में क्या कर रही है? बंगाल चुनाव से भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी का इसी प्रकार का बयान आता था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो घुसपैठिए, पाकिस्तान, आतंकवाद की चर्चा वो करेंगे। तो घुसपैठ को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जो हैं इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रवि का ही रुख करते हैं। रवि, जो बयान राम सूरत राय जी ने दिया उसके बाद सियासत शुरू हो गई है। हालांकि सरकार में साथ हैं, विचारों में भिन्नता दिख रही है और अब बिल्कुल आमने सामने है। क्या मायने निकाले जाएं राम सूरत राय के बयान के? देखिए, निश्चित रूप से जिस ढंग से घुसपैठ को लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई है, अब तो जदयू और बीजेपी जो है वो सीधे रूप से आमने सामने हो गए हैं। देखिए, घुसपैठ की बात पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी कई बार जो है घुसपैठ सीमांचल के इलाकों में होने की बात कही जाती रही है। लेकिन मंत्री स्तर पर एक बड़ा बयान जो है वो राम सूरत राय ने दिया। उन्होंने साफ तौर पर मजबूती से कहा है कि कई जो इलाके हैं वहाँ पे मंदिर हो, मठ के जमीनें ली जा रही हैं या बाहर का पैसा लगा करके वहाँ पे घुसपैठ किया जा रहा है और जमीन खरीदी जा रही है। मंत्री के स्तर पर ये बड़ा बयान जो है उसको सीधे रूप से जदयू ने खारिज किया है और जदयू ने यहाँ तक कि इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। अब जरा सोचिए कि एक ही एनडीए में रहते हुए जदयू और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और राजनीति की बात कही जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बयान जो कल गुलाम रसूल बलियावी ने भी दिया, उनका कहना है कि अगर यहाँ पे घुसपैठ हुई है तो ये एक सूची जारी की जानी चाहिए कि कहाँ और कैसे कैसे घुसपैठ हुआ है। और आज खालिद अनवर ने तो पूरी तरह से कहा है कि यहाँ पे बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसे देखते हुए ये बयान दिया जा रहा है। लेकिन बिहार के एनडीए में एक ही सरकार में शामिल होकर के अगर इतना आमने सामने अगर होते हैं तो ये एनडीए के लिए कह सकते हैं कि बेहतर नहीं है। अब देखना होगा कि आगे राम सूरत राय जो है वो कितनी मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं और क्या क्या दस्तावेज जो है वो पेश करते हैं। जी बिल्कुल रवि, ये ऐसा मुद्दा कि जिस पर अभी बयानबाजी और होगी क्योंकि चुनाव का वक्त है उत्तर प्रदेश में और यहां बिहार में सियासत गर्म है और ऐसा बयान राम सूरत राय ने दिया कि आगे भी इस पर और बयान सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मुश्किलों में घिरे प्रिंस पासवान की। तो रेप केस में फंसे एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रिंस की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। प्रिंस पर पीड़िता पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया। प्रिंस पासवान समस्तीपुर सीट से लोकसभा सदस्य हैं। पीड़ित में मई 2021 में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी और दिल्ली की अदालत के निर्देश पर पुलिस ने 9 सितंबर को प्रिंस पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील का ही रुख करते हैं कि क्या होगा आज प्रिंस का। सुशील, मुश्किल में गिरे हैं प्रिंस पासवान, क्या होगा आज? जी बिल्कुल अनूप, देखिए साफ तौर से मुश्किलें जरूर हैं प्रिंस पासवान पर और इसीलिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने फिलहाल ये अर्जी दाखिल की है, चूंकि प्रिंस पासवान पर 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले में जो प्रावधान है, अगर आईपीसी के प्रोविजन की बात करें तो गिरफ्तारी तुरंत की जानी चाहिए दिल्ली पुलिस के द्वारा या किसी भी पुलिस के द्वारा। और इसीलिए फिलहाल प्रिंस पासवान की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। 12:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा। यह देखना बेहद अहम होगा कि प्रिंस पासवान की तरफ से कोर्ट में दलीलें क्या दी जाती हैं, लेकिन उनके वकील के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि ये चूंकि एक मामला राजनीतिक साजिश से जुड़ा हुआ है, कई बड़े लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं और इस मामले में एक्सटॉर्शन का भी मामला है, जिसमें प्रिंस पासवान की तरफ से पीड़ित महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तो कोर्ट में आज दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। चूंकि आज पहली सुनवाई होगी तो उम्मीद यह है कि कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करेगा। दिल्ली पुलिस जब अपना जवाब दाखिल करेगा उसके बाद इस पूरे मामले में कोर्ट कोई निर्णय लेगा। इस बीच हो सकता है कि कोर्ट ये निर्णय देते हुए कहे कि जब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस का जवाब अनूप नहीं आ जाता तब तक प्रिंस पासवान की गिरफ्तारी ना हो। प्रिंस पासवान की तरफ से वकील नितेश राणा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर दिल्ली पुलिस उन्हें जांच के लिए बुलाती है तो वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे, उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब विवाद इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से हैं। शिकायत भी दर्ज कराई गई है प्रिंस पासवान की तरफ से, तो पीड़ित महिला की तरफ से रेप का एलिगेशंस लगाया गया है। अब किसके आरोपों में अनूप सच्चाई है ये तो जब ट्रायल चलेगा तब समझ में आएगा। लेकिन आज का दिन काफी क्रूशियल प्रिंस के लिए है कि क्या दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से प्रिंस पासवान को प्रोटेक्शन मिल पाता है या फिर नहीं। सुशील, क्या प्रिंस भी दिल्ली आएंगे, कोर्ट पहुंचेंगे क्या? जी देखिए, उम्मीद जरूर है कि चूंकि मामला उनका है तो हो सकता है कि प्रिंस पासवान भी कोर्ट में आ जाएं। लेकिन नितेश राणा जो उनके वकील हैं उनकी तरफ से अभी फिलहाल मना किया गया है कि उनके मुवक्किल फिलहाल कोर्ट में आएंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमा में साफ तौर से अरेस्टिंग का भी कहीं ना कहीं प्रोविजन है, तो हो सकता है इस डर से भी प्रिंस पासवान कोर्ट में ना आए। अगर उनको प्रोटेक्शन मिलता है कोर्ट की तरफ से तो निश्चित रूप से वो सामने आएंगे, लेकिन उम्मीद बहुत कम है अनूप कि आज कोर्ट में प्रिंस पासवान पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो सब कुछ दलीलों पर टिका है कि क्या दलीलें दी जाती है प्रिंस पासवान के वकील की तरफ से, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। बढ़ते हैं आगे और बात पटना की करते हैं, जहां आज डिप्टी मेयर का चुनाव होना है और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे से पटना समाहरणालय के हिंदी भवन में चुनाव होना है। सभी पार्षदों को 11 से 12 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन किसी भी पार्षद को मोबाइल के साथ प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। चुनाव को देखते हुए समाहरणालय में पुलिस बल तैनात किए गए। देखते हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, जिसे लेकर के पूरी तैयारियां हो गई हैं। आपको बताओ कि आज डिप्टी मेयर का चुनाव इसी पटना के समाहरणालय के हिंदी भवन में होगा और 11 बजे से यहाँ पे तमाम जो पार्षद हैं उनको जाने की अनुमति है और 11 से लेकर के 12 बजे तक का समय दिया गया है कि जब पार्षद जो है वो पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो नियम लगाए गए हैं, जो सख्ती बरती गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि कोई भी पार्षद जो है वो मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जा सकता और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पे मुस्तैद हैं, तैनात हैं अपने कामों को लेकर के। और डिप्टी मेयर का चुनाव आप जरा जानिए इस बात को लेकर के कि किस कदर तनाव भरा रहा है कि पिछले दिनों डिप्टी मेयर का अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी चुनाव की घोषणा की गई। आज 11 बजे से बैठक है, यहाँ पे चुनाव होना है, लेकिन विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से अभी तक किसी भी गुट के द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। मेयर गुट और डिप्टी मेयर गुट, विपक्षी पक्ष जो है उन्होंने अभी तक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि मेयर गुट की तरफ से रजनी देवी जो है वो उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी और डिप्टी मेयर का चुनाव भी होगा। देखना होगा कि ये चुनाव किसका होता है, कितना तनावपूर्ण होता है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और ये पहली बार नहीं है जब पटना में डिप्टी मेयर बदल रहे हैं। 5 साल के अंदर मेयर सीता साहू के कार्यकाल में तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है। 2017 में विनय कुमार पप्पू डिप्टी मेयर बने थे, 2 साल में वो हट गए। 2019 की बात करें तो मीरा देवी लॉटरी के जरिए जीतकर डिप्टी मेयर बनी थी। मीरा देवी 30 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हटाई गई।
पटना नगर निगम को आज फिर नया डिप्टी मेयर मिलेगा। तो देखिए 3 बार मेयर बदले गए, डिप्टी मेयर बदले गए और आज फिर चुनाव है। एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही, निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। भोजपुर के पूर्व एसपी हैं राकेश दुबे। आईपीएस राकेश दुबे के 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इनमें से झारखंड के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बालू माफियाओं से साठगांठ का आरोप उनके ऊपर था और कल आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर दर्ज हुआ था। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस छापेमारी से जुड़ी आपके पास? ये देखिए अनूप, बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में जो अब तक पहले निलंबित किए जा चुके हैं और जो कार्रवाई की जद में आ चुके हैं, उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। ईओयू ने इन सभी पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच की थी और उसके बाद लगातार छापेमारी चल रही है। पहले डेयरी ऑन सोन के पूर्व जो एसडीओ थे सुनील कुमार सिंह, उनके यहाँ से छापेमारी की शुरुआत हुई और कई डीएसपी एमबीआई के बाद आज आईपीएस अधिकारी राकेश दुबे के आवास पर और उनके 3 अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। पटना में इसके पुरी और इसके अलावा अभियंता नगर में ये छापेमारी चल रही है, जबकि झारखंड में एक होटल है सचिन रेजिडेंसी होटल, वहां थोड़ा इंतजार करते हैं इन छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। संजय, वो भी हम आपसे जानेंगे।